हेलो व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैनेजमेंट पैराडाइज, जहां हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स और मैनेजमेंट से जुड़े हुए टॉपिक्स की। आज डिमांड का सेकेंड लेक्चर है और अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा है तो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक कर सकते हो या फिर लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हो। तो आज सबसे पहले हम स्टडी करेंगे कि टाइप्स ऑफ डिमांड कौन कौन से होते हैं। डिमांड के टाइप्स को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। अब डिमांड वर्ड हमने जैसा कि लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, डिमांड का मतलब होता है किसी चीज को खरीदने की डिजायर यानी इच्छा का होना, एबिलिटी टू पे फॉर इट यानी उतने पैसे होना कि हम उसे खरीद सके, विलिंगनेस का होना यानी हम पैसे खर्च करने में इंटरेस्टेड भी हो, और वो अलग अलग जो कीमत होती है जिन पे हम उसे खरीदना चाहते हैं विद इन अ गिवन टाइम फ्रेम, उसे हम डिमांड कहते हैं। तो डिमांड को हमने यहाँ पे कितने पार्ट में स्प्लिट किया? इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल का मतलब ही होता है एक सिंगल पर्सन। तो इंडिविजुअल डिमांड का मतलब क्या होगा कि किसी एक बंदे की या किसी एक हाउस होल्ड की अलग अलग कीमतों पे जो डिमांड होगी उसे हम कहेंगे इंडिविजुअल डिमांड। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल में आप देख सकते हो कि मिस्टर ए अलग अलग कीमत पे किसी कमोडिटी की जो क्वांटिटी खरीद रहे हैं उसे हमने क्या कहा? इंडिविजुअल डिमांड। लाइक जब कीमत 1 रुपए है तो मिस्टर ए ने कितनी क्वांटिटी परचेज करी? 50 यूनिट। कीमत जब बढ़ी, जैसा कि हम ऑलरेडी जानते हैं कि कीमत के बढ़ने से किसी भी कमोडिटी की डिमांड फॉल हो जाती है, तो जब कीमत 1 रुपए से बढ़ के 2 रुपए हो गई तो उन्होंने डिमांड को क्या कर दिया? कम, 40 यूनिट खरीदे। सिमिलरली कीमत के और बढ़ने से डिमांड और फॉल हो गई, कीमत के और बढ़ने से डिमांड और फर्दर फॉल होती चली गई। तो ये सिंस एक पर्सन की डिमांड है तो इसे हमने कहा इंडिविजुअल डिमांड। जबकि दूसरी तरफ मार्केट डिमांड में उस प्रोडक्ट के जितने भी कंज्यूमर्स होते हैं उन सबकी डिमांड का अगर हम टोटल करें तो उसी को कहा जाता है मार्केट डिमांड। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे मिस्टर ए और मिस्टर बी दो लोगों की बात की है। अब आप ध्यान में रखोगे कि किसी एक प्रोडक्ट के सिर्फ दो बायर्स नहीं होते, कई सारे बायर्स होते हैं, बट मैंने यहाँ सिर्फ एग्जाम्पल में ये अज्यूम किया है कि सिर्फ दो बायर्स हैं, ए एंड बी। तो ए, ये वाला बंदा इधर आ गया, ठीक है, और दूसरा बंदा मैंने अज्यूम करा कि उस प्रोडक्ट को खरीदने वाले दूसरे बंदे का नाम मिस्टर बी है। तो जब कीमत बढ़ेगी, जैसे जैसे कीमत बढ़ती जाएगी, मिस्टर बी की भी डिमांड क्या होती जाएगी? फॉल। उन्होंने 10 यूनिट, देन 8, देन 6, देन 4 यूनिट्स परचेज किए। अब हमने क्या किया कि मार्केट डिमांड को पता लगाने के लिए हमने मिस्टर ए और मिस्टर बी की डिमांड का यहाँ पे टोटल कर दिया। तो ये जो कहा जाएगा ये कहा जाएगा मार्केट डिमांड। क्लियर है? अब हम बात करेंगे लॉ ऑफ डिमांड की। लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि जब भी किसी भी प्रोडक्ट की कीमत बढ़ती है तो उसकी डिमांड फॉल होनी शुरू हो जाती है। फाइन। तो जैसा कि आप यहाँ डेफिनेशन में देख रहे हो कि लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट व्हेन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस इट्स डिमांड डिक्लाइंस, यानी जब भी कीमत बढ़ेगी तो डिमांड फॉल हो जाएगी। लेकिन अगर आप सिर्फ इतनी डेफिनेशन लिखते हो तो वो इनकम्प्लीट माना जाएगा, क्योंकि जब हम लॉ ऑफ डिमांड की बात करते हैं तो प्राइस के अलावा डिमांड को इफेक्ट करने वाले जितने भी फैक्टर्स होते हैं उन सारे ही फैक्टर्स को हम कांस्टेंट अज्यूम कर लेते हैं। इसीलिए ये वाला पोर्शन आप जरूर मेंशन करना जिसमें लिखा गया है कीपिंग ऑल अदर फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड कांस्टेंट। अब आप कहोगे कि ये अदर फैक्टर्स क्या होते हैं? अदर फैक्टर्स का मतलब है, हमने लास्ट क्लास में डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड में प्राइस के अलावा और भी कई सारी चीजें स्टडी करी थी, जैसे इनकम ऑफ कंज्यूमर, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशन। उन सारी चीजों को हम जब कांस्टेंट करते हैं तभी लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट होता है। अब ऐसा कांस्टेंट करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आप खुद ही सोचो कि अगर किसी प्रोडक्ट की कीमत बढ़ती है, फाइन, कीमत बढ़ के 5 रुपए से 10 रुपए हो गई, लेकिन सेम टाइम पे आपकी इनकम कई गुना बढ़ जाए, लाइक मान लो अगर आपकी इनकम इवन डबल हो जाए, लाइक 50,000 से इनकम बढ़ के आपकी 1 लाख हो जाए, तो क्या कीमत के 5 रुपए से बढ़कर 10 रुपए होने से आपकी डिमांड पे कोई फर्क पड़ेगा? ऑब्वियसली बात है, फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो उस केस में लॉ ऑफ डिमांड तो ऑपरेट ही नहीं होगा। तो इसीलिए हमने पहले ही क्या किया है कि अदर फैक्टर्स, यानी ये जितनी भी चीजें हैं और इसके अलावा भी जो भी हमने फैक्टर्स लास्ट क्लास में स्टडी किया था उन सबको हमने पहले ही कांस्टेंट अज्यूम कर लिया है। फाइन।
अब दूसरे वे में भी हम इस डेफिनेशन को मेंशन कर सकते हैं। दूसरे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ क्या लिखा है कि इट स्टेट्स द इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड ऑफ द कमोडिटी। इनवर्स वर्ड का मतलब ही होता है कि जब दो फैक्टर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, यानी एक चीज अगर बढ़ रही है और दूसरी फॉल हो रही है तो उसे हम कहते हैं इनवर्स रिलेशन। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो कि कीमत के बढ़ने से डिमांड हो गई फॉल, या फिर अगर कीमत घटती है तो डिमांड क्या हो जानी चाहिए, बढ़ जानी चाहिए, उसे हम कहेंगे लॉ ऑफ डिमांड। मगर यहां भी मैंने क्या लिखा है, सेटेरस पेरिबस। सेटेरस पेरिबस मतलब अदर थिंग्स बीइंग इक्वल और कांस्टेंट। तो यहाँ पे भी हमने क्या किया, बाकी की जितनी भी चीजें थी वो चीजें कौन कौन सी हैं मैंने ऑलरेडी बताया। उन सारी चीजों को जब हमने कांस्टेंट कर दिया तब जाकर लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट होता है। अब बात आती है डिमांड फंक्शन की। तो डिमांड फंक्शन का मतलब सिंपली होता है कि डिमांड ऑफ द कमोडिटी और उसको अफेक्ट करने वाले जितने भी फैक्टर्स होते हैं उन सबको जब हम एक फंक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसी को डिमांड फंक्शन कहा जाता है। अब इस स्टेटमेंट को आप रीड कर सकते हो कि डिमांड ऑफ कमोडिटी एक्स इज अ फंक्शन ऑफ मतलब डिपेंड करता है किन चीजों पे, प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स पर, प्राइस ऑफ कमोडिटी वाई मतलब कि जो रिलेटेड गुड्स होते हैं उन पर, कंज्यूमर की टेस्ट एंड प्रेफरेंस पे, फ्यूचर प्राइस पे, टिल एंड मतलब और भी जितने भी पॉसिबल फैक्टर्स होते हैं जो डिमांड को अफेक्ट कर सकते हैं उन सबको मिलाकर बनता है डिमांड फंक्शन। क्लियर है? अब हम बात करेंगे डिमांड स्केड्यूल की और डिमांड कर्व की। अब हम बात करेंगे डिमांड स्केड्यूल की। डिमांड स्केड्यूल में आप देख रहे हो कि मैंने जो प्रीवियस डेफिनेशन था उसमें से सिर्फ एक वर्ड को यहाँ पर चेंज कर दिया है। जब फंक्शनल फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं तो हमने उसको क्या कहा, डिमांड फंक्शन। लेकिन जब टैबुलर फॉर्म में मतलब टेबल के फॉर्म में, टेबल भी हम आगे डिटेल स्टैटिस्टिक्स में पढ़ेंगे, टेबल का मतलब होता है रोज एंड कॉलम्स में चीजों को स्प्लिट करना। तो जब हमने टेबल के फॉर्म में डिमांड और प्राइस के रिलेशन को रिप्रेजेंट किया तो उसको हमने कहा डिमांड स्केड्यूल। क्लियर है? तो जैसा कि हमने डिमांड के बारे में थोड़ी देर पहले स्टडी किया था कि डिमांड को हम इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड में स्प्लिट करते हैं, तो शेड्यूल यानी टेबल भी कौन सा बनेगा, इंडिविजुअल वाला और मार्केट वाला। ये भी मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था, जिसके थ्रू हमने क्या देखा था कि जब कीमत बढ़ रही है तो मिस्टर ए नाम के बंदे की डिमांड क्या हो रही थी, वहां फॉल हो रही थी। सिंस सिर्फ एक बंदे की हमने बात करी तो उसे हम क्या कहेंगे टेबल के फॉर्म में, इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल। और जब मार्केट में जितने भी बायर्स हैं, जैसे हमारे एग्जाम्पल पे यहाँ कितने बायर्स हैं, 2 बायर्स हैं, मिस्टर ए एंड बी, तो उन दोनों की डिमांड का जब हमने टोटल कर दिया तो उसको हमने क्या कहा, मार्केट डिमांड स्केड्यूल। अब आप यहाँ पे देखोगे कि मैंने एक फिक्स्ड और कांस्टेंट वैल्यूज को ही फॉल किया है, ऐसा नहीं है। हम आगे इसके बारे में भी डिटेल में स्टडी करेंगे। ये किसी भी फॉर्मेट में फॉल हो सकता है और एक पर्टिकुलर ग्राफ का जो हमारी डिमांड का ग्राफ होता है उसके एक पर्टिकुलर शेप के पीछे जो रीजंस होते हैं वो भी हम आगे करेंगे स्टडी। क्लियर है? तो फिलहाल के लिए मैंने एक एज्यूम्ड वैल्यू यहाँ पे ले लिया है ताकि इजिली हमें ये चीज समझ में आ जाए। अब हम बात करेंगे डिमांड कर्व की। डिमांड कर्व में भी आप देख रहे हो कि मैंने ज्यादा चेंजेस नहीं करा है। यहाँ पे हमने क्या लिखा है, इट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन बिटवीन डिमांड ऑफ अ कमोडिटी एंड प्राइस ऑफ द कमोडिटी। यानी कि डिमांड और प्राइस के रिलेशन को जब हम ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको कहा जाता है डिमांड कर्व। फाइन। अब अगला लेक्चर कंप्लीटली मैं डिवोट करूंगी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के ऊपर, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स को ग्राफ में काफी डाउट होता है। तो अभी मैं फिलहाल बस ब्रीफ में यहाँ पे समझा रही हूँ। अगर आपको ग्राफ से जुड़े हुए कोई भी डाउट है, क्योंकि पूरी इकोनॉमिक्स ग्राफ पे बेस्ड होती है, तो वो पूरा लेक्चर जो है मैं बेसिक्स जो है ग्राफ को ड्रॉ करने के बारे में वो बताऊंगी। फाइन। तो फिलहाल के लिए मैंने क्या किया कि यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मैंने ले लिया, ठीक है। एक्स एक्सिस पे मैंने लिया क्वांटिटी को और वाई एक्सिस पे मैंने लिया प्राइस ऑफ द कमोडिटी को। तो प्राइस यहाँ पे 0 वैल्यू होती है, जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे वैल्यू बढ़ेगी और जैसे जैसे हम राइट साइड जाएंगे वो वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो जब हमने प्रीवियस टेबल में देखा था कि क्वांटिटी जो है 3 रुपए पे क्वांटिटी जो थी वो आपकी 10 यूनिट्स थी, कम थी। उसके बाद फिर आपकी जैसे जैसे प्राइस घटती गई क्वांटिटी जो थी हमारी हाई होती गई थी। तो हमने क्या किया, इन सारे पॉइंट्स को प्लॉट करके एक कर्व के फॉर्म में क्रिएट कर दिया
दिया तो ये कहा जाएगा इंडिविजुअल डिमांड कर्व। और यहीं पे हमने मिस्टर ए और मिस्टर बी के डिमांड को अलग अलग ड्रॉ किया और एंड में ए और बी के डिमांड का टोटल कर दिया। तो ये जो टोटल वाला कर्व है ना, इसे हम क्या कहेंगे, मार्केट डिमांड कर्व। क्लियर है? तो ये था डिमांड स्केड्यूल और डिमांड कर्व में डिफरेंस। यानी कि अगर टेबल के फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट किया तो वो डिमांड स्केड्यूल कहा जाता है, और अगर हमने ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया तो उसको हम डिमांड कर्व कहते हैं। फाइन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, नेक्स्ट क्लास में डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो आप बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि आगे जितने भी ग्राफ्स हम स्टडी करेंगे उनको स्टडी करने में आपको काफी ज्यादा उससे हेल्प मिल जाएगी। फाइन। तो अभी के लिए इतना ही। अगर कोई भी आपको डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, और अगर आप चाहते हो कि कोई टॉपिक मैं पहले कवर करूं तो आप वो भी मुझे मेंशन कर सकते हो। सो थैंक यू एंड कीप वॉचिंग टू सब्सक्राइब माय चैनल।